Children, good morning. We have discussed about the नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, मेनली 3 कंट्रीज़। ओके, तो हमने यूएसए और मैक्सिको के बारे में बात की थी, इज़न्ट इट। तो अभी कनाडा के बारे में बात करते हैं। इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इस मैप को स्टडी कीजिए और उसमें कंट्रीज़ को फाइंड आउट करना है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं उनके नाम मेंशन करना है। नाउ कनाडा के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड कनाडा ऑक्युपाइड ए मेजर नॉर्थर्न पोर्शंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट। इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इज दिस क्लियर? यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, एक होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर। ओके, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, जो कि यूएसए के साथ अपनी उसमें कनाडा कंट्री है जो कि यूएसए के साथ इसकी बाउंड्री कनेक्ट होती है, जिसको लैंड बाउंड्री कनेक्ट होती है। ओके, ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ द कनाडा। ओटावा जो क्या है? कैपिटल है किसकी? कनाडा की। तो यूएसए की कैपिटल क्या है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी है और बहुत फेमस है। ओके, चलो मैं आपको बता देता हूँ। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। आपको मैक्सिको की बताना है। ओके, तो ओटावा जो है किसकी कैपिटल है? कनाडा की कैपिटल है। वाइल मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनिपेग एंड द हैमिल्टन Winnipeg and Hamilton are the major cities as hockey is the नेशनल गेम ऑफ कनाडा। यानी कि जो है एक मेन जो है सिटीज़ हैं मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो एंड विनीपेग, ओके, हैमिल्टन। तो ये मेजर सिटीज़ हैं और वहाँ का जो गेम है कनाडा का वो आइस हॉकी नेशनल गेम है। ओके, तो उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है ओटावा। ओके, now much of the Canada is covered by the ice and the experiences several severe weather conditions. Canada has the longest coastal line in the world and the enjoy moderate to high temperature throughout the year. इट मीन्स जो अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? कनाडा की है। ओके, सॉरी कोस्टल लाइन नहीं, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन जो है कनाडा की है और वहाँ पे मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर की देखने को मिलता है। ओके, पूरा थ्रू आउट ऑफ द ईयर। क्लियर? कनाडा हैज़ अ मल्टीपल इकोसिस्टम ranging from lush forest of the British Columbia, the prairies of the western Canada to the tundra of the northern Canada, with a large landmass and small population density. The wild lands of the Canada provides the important habitats for many animals such as the bear, white wolf, deer, otter, and beaver, and the reindeer. Canada's rivers are famous for their Atlantic salmon on the east coast and Pacific salmon on the west coast. Canada, many freshwater lakes and streams are home to many varieties of the fish. There are also the significant commercial फिशरीज ऑफ मैनी सॉल्ट वाटर स्पीसीज। इट मीन्स यहाँ पे कनाडा के बारे में डिटेल से बताया उन्होंने। कुछ एनिमल्स के बारे में बताया है जो कि एनिमल की एबिलिटी वहाँ देखने को मिलती है, जैसे डियर है आपका, रेनडियर है आपके। ओके, तो ये एनिमल्स भी हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन लैंड वाला एरिया यानी कि लैंड मास क्या है? बहुत ज़्यादा है। ओके,
तो नॉर्थ ऑफ द कनाडा में टुंड्रा देखने को मिलता है और वेस्ट कनाडा में प्रेरीज देखने को मिलती है। ओके, वहाँ पे फॉरेस्ट के टाइप भी है और इकोसिस्टम भी बैलेंस रहता है, यानी कि इकोसिस्टम भी देखने को मिलता है। और वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं देखने को मिलती हैं कनाडा में। ओके, तो मतलब इन डिटेल शॉर्ट अगर हम बात करें तो वहाँ की डिटेल्स जानना है हमें कि कनाडा में क्या है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलर अपने इंडिया की, तो इंडिया कंट्री में कहाँ पे लेक्स हैं, कौन सी रिवर्स है, ओके, क्या चीज़ फेमस है, कौन सा नेशनल पार्क है, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वही कनाडा के बारे में बताया। ओके, तो कनाडा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्स्टॉस। It is also the world leading producer of nickel and platinum। यानी जो कनाडा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है और उसमें प्रोड्यूसर के मामले में निकल और प्लेटिनम के मामले में सबसे आगे। ओके, यूएसए इज़ द फेडरल स्टेट हैज़ द अचीव prosperity in the field of agriculture, trade, and the industry. It is the physiography being extensive and the varied. The USA has the Rockies and the Appalachian mountain ranges to the western and the eastern direction, respectively. Rivers like the Mississippi and the Missouri and their five Great Lakes has the contributed। इट मीन्स हमने देखा कि ये दो रिवर्स यूएसए में फ्लो होती हैं। ओके, इज दिस क्लियर? एंड बात करें हम किसकी कि यूएसए में, तो यूएसए में जो रेंजेस है वहाँ पे आपको अपलेशियन माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी। ओके, एंड अगर हम बात करें रिवर्स, तो रिवर्स मैंने आपको बता दी मिसोरी एंड मिसिसिपी, और 5 ग्रेट लेक्स आपको बता चुका हूँ और आपको मालूम है कि 5 ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं। ओके, तो बी जस्ट रिमेंबर इट, कौन कौन सी 5 लेक्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उनके अपनी कॉपी में नाम लिखिएगा कौन कौन सी 5 लेक्स हैं, क्योंकि बहुत फेमस लेक्स हैं और यहाँ पे फ्रेश वाटर की एबिलिटी है। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, उसमें वाइट हाउस वाशिंगटन में आप देख सकते हैं, और मैन स्ट्रीट न्यूयॉर्क, यानी कि दो चीज़ बहुत फेमस है वहाँ पे, यानी कि मैन अट्रैक्शन ऑफ यूएसए, यानी कि दो चीज़ें ऐसी फेमस हैं यूएसए में जो आप देख सकते हैं। पहला आपका वाइट हाउस जो वाशिंगटन में, और न्यूयॉर्क में मैन स्ट्रीट। ओके, नाउ मैन अट्रैक्शन ऑफ यूएसए आपने देखा, उसके बाद tremendously in agriculture revolution, due to the which is the cotton, corn, and wheat are the produced in the abundance. The mineral deposits of the iron, coal, and mineral oil has the assisted is in the development of the industry. The USA lead the world in the development of transportation, especially roadways, super highway, and the freeways. For example, express highway without any interaction or toll booths facilitates the majority of the passengers traveling along with others means of transportation. These are the considered to be the benchmark of the progress and development of दिस ग्रेट नेशन। अगर यूएसए में आप देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी है और फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है। ओके, जो कि पैसेंजर्स के पास एक नहीं कई ऑप्शंस होते हैं ट्रैवल करने के लिए, और वहाँ पे सुपर हाईवेज़ का भी डेवलपमेंट हुआ है। अगर रोडवेज़ के बारे में बात करें तो ओके, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन के स्पेशली जैसे रोडवेज़ में देखेंगे तो सुपर हाईवे और फ्रीवेज देखने को मिलते हैं। ओके, कहाँ पे? यूएसए में। और वहाँ पे मिनरल की एबिलिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि मिनरल्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आयरन है, कोल है, मिनरल ऑयल्स हैं, वो भी देखने को वहाँ पे मिलते हैं। ओके, और एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वहाँ कॉटन, कॉर्न, ये भी, और राइस, सॉरी वीट। ओके, तो ये देखने को मिलते हैं, इजंट इट? आप देख सकते हैं ये यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप दिया गया है कंट्री का। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा, मैक्सिको नीचे है और ऊपर कनाडा कंट्री, यानी कि वाइट वाइट आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो वाइट वाला ऊपर एरिया है वो कनाडा का है और नीचे वाला मैक्सिको का है। ओके, तो ये पॉलिटिकल मैप दिया गया है किसका? यूएसए का। ओके, क्लियर?
यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। द लैंड ऑफ द volcanics साउथ अमेरिका। स्पेशल फीचर्स ऑफ द कंट्रीज कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं इसके बारे में देखिए। यहाँ पे साउथ अमेरिका में, अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका की स्टडी करी, हम साउथ अमेरिका की स्टडी करेंगे। और साउथ अमेरिका में ये चीज़ें फेमस हैं, जैसे अमेज़न रिवर बहुत बड़ी है, वर्ल्ड के अंदर भी है। पनामा कैनाल भी है। ओके, ये बहुत फेमस कैनाल है जो कि आपका अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। टिटिकाका टिटिकाका लेक, ये जो है वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पे, जिसको बोलते हैं इसकी हाइट, ओके, वहाँ पे स्थित है टिटिकाका लेक। और वॉल्केनो भी देखने को मिलते हैं। तो ज़रा बात करते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज साउथ अमेरिका इज द फोर्थ बिगेस्ट ट्रायंगुलर continent in the western hemisphere of the world. It's covered 13% of the total land area of the world. इट मीन्स जो साउथ अमेरिका में देखें तो एक तरीके से ट्रायंगल शेप में, बिगेस्ट ट्रायंगल शेप में कॉन्टिनेंट है। और ये जो है कहाँ पे है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन है। और 13% यानी 13% कवर करता है टोटल लैंड का। क्लियर? comprise okay, the continent of the South America comprise of many countries like Argentina, Brazil, Chile, etc. Geographically, South America is generally considered as a continent forming the south portions of the America landmass. The Andes run down the western edge of the continent, and the land to the east of the North Andes in the largely a tropical rainforest with the vast Amazon River basin. The continent also contains dry regions such as a extremely arid Atacama Desert, the Central Plains, the extensive northeastern plateau, and the narrow and exceedingly ड्राई कोस्टल प्लेन। ओके, तो इसमें बताया उन्होंने कि यहाँ पे डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जोग्राफिकली फीचर्स की बात करें तो पहले कंट्रीज़ की बात करते हैं। मतलब इस कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं, मेनली बड़ी बड़ी कंट्रीज है, चिली है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। ओके, और माउंटेन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन रेंज है, जो कि सबसे बड़ी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एंडीज़ माउंटेन रेंज है। और यहाँ पे डेजर्ट भी है, वो अटाकामा डेजर्ट है, बहुत फेमस डेजर्ट है। ओके, क्लियर? और जो प्लेन्स एरिया की बात करें तो जो अमेज़न रिवर, जैसे मैंने आपको बताया, तो अमेज़न बेसिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमेज़न बेसिन है। ओके, और यहाँ पे प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सेंट्रल प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं, रिवर्स भी देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये इसकी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अबाउंड द कंट्रीज़ due to the mountainous physiography and the extensive forest of the Amazon. Geographically, South America is far from the continent of Asia, Europe, and Australia. Hence, the resources obtained here play significant role in the political, social, and economical life of the people of continent Europe, Australia, and Asia. Irrespective of their geographical distance, play a significant role in the political, social and economical life of the continent area. यानी कि हम इस कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो हर तरीके से, मतलब आप फॉरेस्ट के मामले में देख लीजिए या नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में देखिए, तो हर तरीके से क्या है, कैपेबल है। और अगर हम देखें कि यूरोप और एशिया से इसकी काफ़ी डिस्टेंस भी दूर है। ओके, और इकोनॉमिकली, सोशली एक तरीके से अगर वहाँ पे रिसोर्सेज की एबिलिटी है हर तरीके से, तो वहाँ पे एक हेल्प होती है। हेल्प मतलब इन द सेंस डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि हम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ जो है इस कॉन्टिनेंट की बहुत अच्छी होती है। जैसे हम बात करें ऐसे एरिया की जहाँ पे डेजर्ट है, एग्रीकल्चर नहीं होता, रिवर्स भी नहीं है, लेकिन उस जगह पे कहीं ना कहीं जो है मिनरल की एबिलिटी होने की वजह से वो कंट्री बहुत अमीर है। ओके, वर्ल्ड के अंदर। तो आपको मालूम है कि जो ईरान इराक जो एरिया है, ऐसा है जहाँ डेजर्ट एरिया है, जहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, उसके बावजूद भी वो बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं, रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं। ओके, तो ऐसे ही ये है। नाउ ऑब्जर्व द फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका एंड
राइट द नेम ऑफ द माउंटेन, डेजर्ट, रिवर्स एंड नियरली सी। यानी कि आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की स्टडी करना है, उसमें माउंटेन्स के बारे में बताना है कौन सा माउंटेन है। सेकंड वन इज़ आपको बताना है डेजर्ट, कौन कौन सी डेजर्ट हैं, रिवर्स के बारे में बताना है, ओके, एंड सी के बारे में बताना है। तो द फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका apparently is seen from the different natural sections, mainly Andes Mountains, Central Plains and Northeast Plateau and narrow coastal lines। यानी कि जो यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो कोस्टल लाइन है बहुत कैसी कोस्टल लाइन है, नैरो है, सकरा है बहुत, ओके। लेकिन अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल प्लेन्स भी देखने को मिलता है और एंडीज माउंटेन भी। एंडीज जो माउंटेन है वो वहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन है, ओके। और एंडीज़ माउंटेन की यानी कि जहाँ माउंटेन्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पीक भी होती है। तो हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, एंडीज़ माउंटेन की। जैसे हमने देखा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक जो थी वो कौन सी थी, मैकाले, जो कि अलास्का रेंज पे थी, ओके। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं हम, किसकी, एंडीज़ माउंटेन या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी या सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक है इसकी कौन सी, साउथ अमेरिका की एकांकागुआ, ओके। नाउ इसमें एंडीज रेंज के बारे में दिया होगा और उसमें बताया भी होगा। तो एंडीज माउंटेन रेंज, द एंडीज इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज आउटसाइड ऑफ एशिया, ओके। तो जस्ट रिमेंबर एंड रीड दिस केयरफुली, दिस सेंटेंस, द एंडीज इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज आउटसाइड ऑफ एशिया, ओके। इट इज़ adjacent, sorry, adjacent to Panama, south of the Horn Mountain, in a 8,900 km long, approximately 160 to 600 km wide and 6,000 meter height mountain range. The this snow-clad mountain range has 6,900 meter high peak, as well as the highest peak, Mount Aconcagua. It is of volcanic origin, but it is not itself an active volcano. Rise to an elevations of about the 6,960 meter above sea level. South America has over 200 volcanoes, and Ecuador is one of the many countries of this continent that has that has the most volcanoes. For example, चिम्बरजो चिम्बरजो एंड द कोटोपैक्सी। यानी कि जो है एक तो है इनएक्टिव वॉल्केनो जिसको चिम्बरजो कहा जाता है, और दूसरा आपका कौन सा है, एक्टिव वॉल्केनो, इसको कोटापैक्सी कहा जाता है। कोटापैक्सी जो है आपका कहाँ पर है, इक्वेडोर में है, ओके, याद रखिएगा। वॉल्केनो माउंटेन्स, द टिटिकाका इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ बोलिविया, 275 मीटर डीप। It is the highest lake situated at 3,660 meter high altitude in the world। मैंने आपको टिटिका का लेक के बारे में बताया, ओके। और ये दो जो वॉल्केनो मतलब हाईएस्ट पीक हैं वो एक एक्टिव वॉल्केनो और दूसरा इनएक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, मतलब कोटोपैक्सी और चिम्बा राजो चिम्बो राजो, ओके। तो याद रखिएगा, क्लियर। तो इसमें जो बताया उन्होंने कि जो माउंटेन है मोस्टली जो है यहाँ पे फेमस है वॉल्केनो के, मतलब वॉल्केनो इरप्शंस ज़्यादा होने की वजह से ये रीजन्स बने हैं और उनकी वजह से हाईएस्ट पिक, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्केनो इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ओके। नाउ द टोपोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका इज़ द वेराइड। देयर आर द फर्टाइल रिवर्स बेसिन ऑफ द अमेजोन Parana, Paraguay, and Orinoco. The highland यानी कि grassland of Patagonia desert like Atacama and torrid and rain forest। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि अमेजोन और पराना जो है और पराग्वे, ये रिवर्स हैं। मतलब रिवर्स के आसपास हमने देखा, पढ़ा, स्टडी किया था कि रिवर्स के आसपास एरिया में क्या होता है,
प्लेन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जहाँ पे पानी की एबिलिटी या रिवर्स हैं तो वहाँ पे प्लेन्स एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि रिवर्स द्वारा प्लेन्स बनाए जाते हैं। और जहाँ पे प्लेन्स होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखने को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि लोग प्लेन्स एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में एक रीज़न ये भी है कि वहाँ प्लेन एरिया है, दूसरा रीज़न वाटर की एबिलिटी है। तो लोग उस जगह पे वाटर की एबिलिटी नहीं होने के साथ साथ में प्लेन एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं, एंड एग्रीकल्चर के लिए भी फेवरेबल होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ देखने को मिलता है धीरे धीरे। तो उसकी वजह से भी लोग क्या है, गाँव छोड़ करके या ऐसी जगह छोड़ करके जहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स या कुछ हिली स्टेशंस में लोग रहते हैं, उन जगहों को छोड़ करके कहाँ प्लेन्स एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? ओके, नाउ वाटर रिसोर्स अभी हमने देखा, उसके वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ना देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट is found in the Andes mountain and the eastern highlands. The main rivers of Amazon are Amazon, Negro, Ranges, Modra, etc. Amazon is the world's largest river, covering a distance of 4,827 किलोमीटर। जो अमेज़न रिवर है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और जो उसकी डिस्टेंस अगर बात करेंगे तो उसकी डिस्टेंस है 4,827 किलोमीटर। अगर गंगा रिवर से अगर करें तो ये आपका होमवर्क है कि आपको फाइंड आउट करना है कि जो गंगा रिवर है उस गंगा रिवर का डिस्टेंस कितना है। यानी कि गंगा रिवर इंडिया में फ्लो होती है और सबसे बड़ी रिवर है। तो गंगा रिवर का रिवर बेसिन जो है इंडिया का, नॉट वर्ल्ड, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है किसका? गंगा का। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है? वो आपका अमेज़न का। ओके, साउथ अमेरिका में। और अपना इंडिया कहाँ आता है? इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो याद रखिएगा, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रिवर बेसिन नहीं है गंगा, ओनली सिर्फ इंडिया का है। ओके, क्लियर? और इंडिया में मेजर रिवर कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, इंडस रिवर भी देखने को मिलती है, महानदी भी है, गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, यमुना है, चंबल रिवर है। तो ये मेजर बड़ी बड़ी रिवर्स हैं अगर हम देखें तो, लेकिन इनके इतनी बड़ी रिवर बेसिन्स नहीं होती जितना बड़ा रिवर बेसिन किसका है? गंगा का है। ओके, तो वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो किसका है? अमेज़न रिवर का है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ज़रा हम बात करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। वहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशंस, कौन कौन से एनिमल्स, किस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। ओके, द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका इज़ इन द टॉरिड रीजन एंड इट does experience a high temperature and frequent rainfall throughout the year. यहाँ पे जो है टेम्परेचर कैसा देखने को मिलेगा? मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एंड जो है रेनफॉल कैसा होगा? फ्रिक्वेंट रेनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल रीजन कौन सा है? टॉरिड रीजन है। आपको मालूम है कि टॉरिड रीजन में सबसे ज़्यादा जो है सन की सनलाइट सीधी पड़ती है, इसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट वन इज चिली एंड पेरू इज़ द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस अ कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट ड्यू टू इट्स नेबरिंग कॉन्टिनेंट। इट मीन्स जो दो कंट्री ऐसी हैं चिली और पेरू जहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई दो तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो है अटलांटिका कॉन्टिनेंट के पास में है, बगल कंट्री है। ओके, यानी कि इनको पड़ोसी कंट्री भी बोला जाता है। ओके, द हाई माउंटेनियस रीजन ऑफ द एंडीज एक्सपीरियंस द स्नोफॉल टू। इट मीन्स जो माउंटेनियस रीजन है, हाई माउंटेनियस रीजन एंडीज़ का, तो वहाँ पे जो है स्नोफॉल होता है। दिस कॉन्टिनेंट हैज़ 21 फॉरेस्ट एंड 40% ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना हैज़
torrid evergreen forest, pampas and savannas grassland. इट मीन्स अगर हम वर्ल्ड की बात करें यानी कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट जो है उसमें 21% फॉरेस्ट कवर करता है और 14% ग्रासलैंड्स कवर करता है वर्ल्ड की। ओके, वर्ल्ड में जो 100% जो फॉरेस्ट है ना, उसमें से 100% में से 21 फॉरेस्ट अकेला कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? साउथ अमेरिका में। ओके, और अगर हम ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं 100% में से, तो ग्रासलैंड्स 14% कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में टॉरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट की एबिलिटी देखने को मिलती है और उनको किस नाम से जाना जाता है? पंपाज एंड सवाना ग्रासलैंड्स भी देखने को, मतलब वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट तो देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे? अर्जेंटीना ब्राज़ील में। इनके साथ साथ में ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलती हैं और ग्रासलैंड्स उनको उनके नाम दिए गए हैं पंपाज एंड सवाना। ओके, the alfalfa grass of pampas is well known. The diversity of animal life in the Amazon rainforest in unsurpassed from the rest of the world. Rare species of the goat and the sheep, like the alpaca and the lima, are the found there. यानी कि ये स्पीसीज़ के नाम हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज़ की स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा हैं कहाँ पे? अमेज़न फॉरेस्ट में। तो अमेज़न फॉरेस्ट में जब ट्रीज़ की स्पीसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल की स्पीसीज़ भी डिफरेंट देखने को, यानी कि एनिमल की डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं कुछ एनिमल्स के। ओके, यानी कि एनिमल की स्पीसीज़ के। Whales and the seals abound in the sea due to the intense rainfall of the torrid regions. The literate soil of the area become fertile and the unsuitable for cultivation. However, the terra roxa soil of Chile, Peru, and the Colombia is extremely favorable for the cultivation of coffee. यानी कि चिली और पेरू में जो है सॉइल इस टाइप की फर्टिलिटी, यानी कि साउथ अमेरिका में आपने सुना होगा कि जो कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे है वर्ल्ड के अंदर। तो इस एरिया में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए यहाँ पे फेवरेबल सॉइल है, यानी कि फर्टाइल फेवरेबल सॉइल देखने को मिलती है, जो कि ईजीली हम लोग एग्रीकल्चर किसका किया जा सकता है यहाँ पे? हम लोग नहीं, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो किसका करते हैं? वो करते हैं कॉफ़ी का प्रोडक्शन। ओके, क्लियर? तो आज हम इस क्लास में इट मीन्स ये देखा कि कौन कौन से, इस क्लास में हमने देखा साउथ अमेरिका के बारे में, उसके क्लाइमेट, सेकंड वहाँ के वेजिटेशंस, थर्ड वेजिटेशंस हमने ट्रीज़ के बारे में देखा कौन कौन से फॉरेस्ट से, क्लाइमेट के बारे में देखा कि ड्राई क्लाइमेट था, कोल्ड क्लाइमेट था, मॉडरेट क्लाइमेट था, हाई टेम्परेचर था, ये क्लाइमेट में था। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका क्या? हमने देखा एनिमल्स, तो इसमें कुछ एनिमल की स्पीसीज़ भी थी। ओके, कल्टीवेशन में हमने देखा कि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल किसके लिए ओनली फेवरेबल है? कॉफ़ी का प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसके बाद है आपका एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स। तो इस कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर और मिनरल्स की एबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स एंड अदर पोर्शंस। नाउ वी विल सी नेक्स्ट इज ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरोप एंड it is a very big chapter. So we will discuss in the next class about the Europe continent, Asia continent, and Argentina and Brazil. Okay, so thank you so much.